नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मेरे साथ मौजूद हैं आनंद। हम आज बात करेंगे हमास और साथ ही इजराइल के बंधकों को लेकर और साथ ही अमेरिका को लेकर कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया जो अब हमास थैंक यू कह रहा है। और साथ ही कई ऐसी शर्तें हैं अमेरिका की तरफ से जो प्लान तैयार की गई जिस पर हमास ने हामी भर दी है। तो ऐसे कैसे हमास ने हामी भर दी और 20 वो पीस प्लान क्या है अहम, वो आज हम आपको बताएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि हमास के अंधेरे काल कोठरी में बंद इजरायली बंधकों के लिए शायद अब वो घड़ी आ गई है जब वो सुबह का सूरज देखेंगे और खुली हवा की सांस लेंगे। अगर सच में ऐसा हो जाता है तो ये क्रेडिट ट्रंप को जाता है। कैसे, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हमास के हामी को लेकर। आनंद, हमास ने ट्रंप के इस प्लान पर हामी भर दी है, लेकिन सवाल ये है कि जो 20 चीजें ट्रंप ने अपने पीस प्लान में शामिल की थी वो क्या है और कितना इजी रहा हमास के लिए ये। बिल्कुल, देखिए हमास ने तो स्वीकार तो कर लिया है पीस प्लान जो उनका था। अगर देखा जाए तो 20 सूत्री योजना जो पेश किए थे, और ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का समय भी दिए थे कि आप अगर इसको स्वीकार कर लेते हो तो ठीक, अस्वीकार करते हो तो ठीक, क्योंकि वो दोनों में राजी थे। और अगर हमास ने स्वीकार कर लिया है, जैसे कि अभी फिलहाल स्वीकार कर लिया है, तो अब आगे का प्लान बताते हैं कि स्वीकार करने के बाद अब क्या होगा। कि जैसे ही उसने स्वीकार का एक बयान जारी किया हमास ने कि ट्रंप का जो भी प्लान है वो स्वीकार है, हालांकि ये पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। जो उनके 20 पॉइंट थे वो 20 पॉइंट को अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो कई ऐसे पॉइंट है जो हमास उस पर चुप्पी साधा हुआ है अभी भी। हालांकि इस बयान के बाद ट्रंप का बयान आता है और इजराइल से सीधे हमास अमेरिका का ये मतलब आदेश होता है कि जो भी इजराइल अब हमला कर रहा है उसे रोक दिया जाए। हालांकि अभी हमला अभी भी जारी है। बताते कारण क्या है। हमास की कुछ शर्त पीस बोर्ड वाले जो 20 प्लान थे इनके, ये तो मान तो लिया है हमास ने, लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें भी हमास ने रख दिया है। उसमें पहला शर्त ये रख दिया है कि युद्ध समाप्ति हो और इजरायली सेना पूर्ण तरीके से वापस हो। मतलब जो इजरायली सेना अगर गाजा के जो जमीनी ऑपरेशन चला रहे हैं, जमीनी ऑपरेशन, उसमें बहुत सारे जो इजरायली सेना है बहुत अंदर तक घुस चुके हुए हैं फिलिस्तीन के। तो वो हमास चाहता है कि पूरी तरीके से वापसी हो जाए। उनकी जो बॉर्डर रेखा है वो वहीं तक सीमित रहे, ऐसा उनका मतलब ये मानना है। और दूसरा शर्त ये है गाजा की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी एक टेक्नोक्रेट फिलिस्तीन निकाय को सौंपने की सहमति जताई है, और साथ ही अरब और इस्लामिक समर्थन से चले गाजा, ये शर्त है हमास की। और उसने पूरी तरीके से तीसरा जो बयान उनका आया है उसमें एकदम स्पष्ट ये दिख रहा है कि हमास जो है वो पूरी तरीके से हथियार समर्पण की बात नहीं कही है, क्योंकि छोड़ने की बात नहीं कही है। क्योंकि ट्रंप के एक पॉइंट में ये भी लिखा हुआ था कि जो हमास है वो पूरी तरीके से हथियार मतलब कि हथियार छोड़ दे, यानी कि हथियार का समर्पण कर दे। और उसके बाद एक और बिंदुओं पर देखना, बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि जो जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें अगर ट्रंप का पॉइंट अगर देखा जाए 20 सूत्रीय योजना जो पेश किए थे उस दिन, तो इसमें ये तो था कि तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम हो जाए, सभी बंधकों को रिहाई हो जाए। सभी बंधकों मतलब कि गाजा में हमास के मतलब कि अंडर में जो भी इजरायली बंधक हैं वो रिहा हो जाए इधर के साइड में। और इजराइल करीब बहुत सारे फिलिस्तीनी भी बंद है, जिसमें कि उस दोनों शर्तों को इसमें माना गया है कि इजराइल इधर से अदला बदली वाली बात। उसके बाद हम आ जाते हैं हमास का विघटन और हथियारों का समर्पण। तो हथियार समर्पण वाली बात हमास ने इसमें नहीं दोहराई है या नहीं कही है। जो तीसरी बात थी वो था कि गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, जो कि ट्रंप की अध्यक्षता वाली पीस बोर्ड करेगा। तो ये बिंदु बहुत अहम है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि पीस बोर्ड क्या सच में पीस बोर्ड की निगरानी में, यानी ट्रंप की अध्यक्षता में गाजा का निगरानी किया जाएगा, या फिर जैसा कि अभी हमने बताया कि हमास जो है वो चाहता है कि अरब देश और इस्लामिक कंट्री जो है वो गाजा को
चला है। बिल्कुल तो क्या अब हमास नहीं चलाएगा गाजा को, ये मान लिया जाए? बिल्कुल गाजा को देखिए, प्लान में तो यही था कि जो मैं आपको बता दूं कि 2006 में जब चुनाव हुआ था फिलिस्तीन में, तो बहुमत में आया था हमास। तो अगर वहाँ पे सरकार बनती, क्योंकि 2006 के बाद से अब तक कोई भी वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं फिलिस्तीन में। अभी क्या है कि अभी को किसके देख रेख में चल रही है, तो अभी जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास जो है अध्यक्ष हैं, चीफ है फिलिस्तीन अथॉरिटी के, और उन्हीं के अंडर में अभी भी देख रेख चल रही है फिलिस्तीन की। और यही महमूद अब्बास जो थे वो उस समय 2005 की अगर बात करें तो उस समय वो वहाँ के मुखिया थे। लेकिन चुनाव होते हैं 2006 में, पूरी तरीके से बहुमत पाता है हमास। तो कहीं न कहीं ये हमास के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि हमास को इस प्लान में पूरी तरीके से दिया रखा गया था कि आप किसी भी चुनाव में या फिर कोई भी आपकी भूमिका गाजा में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर आप सुरक्षा के नज़रिए से, या फिर होता है ना फिलिस्तीन कट्टरवादी संगठन जैसा, ये कुछ भी वहाँ पर नहीं करना होगा गाजा। अच्छा आनंद, कई बार ऐसा हुआ रशिया यूक्रेन के समय भी हमने देखा है कि कई लोगों ने अपने प्लान्स और अपनी शर्तें रखी हैं ताकि दोनों के युद्ध को ही रुकवाया जा सके, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कैसे हमास जो है मान गया इन शर्तों को, और कब माना, सवाल ये है। क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब हम ये मानकर चले मोटा मोटी, अगर कहीं पीस पैदा करनी है, कहीं शांति पैदा करनी है, तो 1 हफ्ते 10 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन हमास कंपैरेटिवली बहुत जल्दी मान गया। बिल्कुल, क्योंकि ये जल्दी मानने का भी संभावना इसलिए अधिक था क्योंकि अमेरिका का जो हमास डरा तो नहीं? बिल्कुल डरा, क्योंकि वो यही मैसेज हमास का जो बयान आया उसमें हमास को ये भी लगता है कि सॉरी, अगर हथियार डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज आएगा कि हमास जो है वो अमेरिका और इजराइल से डर गया। लेकिन अगर हम ट्रम्प के बयान पर अगर जाते हैं, जो 29 तारीख को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री के साथ जो योजना पेश की थी, उसमें ये साफ साफ दिया गया था, और ट्रम्प भी साफ साफ बोल दिए थे कि अगर ये प्लान पर सहमति अगर हमास नहीं जताता है तो इजराइल के साथ युद्ध में अमेरिका भी उतर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमास की यहाँ पर खात्मा तय थी, चाहे वो योजना पर सहमति जताए या फिर न जताए। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले ये हम जाने कि वो 20 शर्तें क्या थी ट्रम्प की। वो 20 शर्त भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले ट्रम्प के एज अ मीडिएटर के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रम्प ने मीडिएटर बन के कोई चीज़ ओके की हो। वो हमेशा से कुछ जगहों पर तो उन्होंने क्रेडिट खुद ही लिया है, जैसे हमें याद है ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी लगातार युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, तब भी वो ये क्रेडिट ले रहे थे कि उन्होंने ही मीडिएटर बन के चीज़ों को शांत किया, चाहे वो बिजनेस का ही हवाला उन्होंने क्यों ना दिया हो। फिर बीच में मॉस्को में भी उन्होंने 2 देश जो एकदम धुर विरोधी थे एक दूसरे के, उन्होंने मीडिएटर का रोल अपनाया। अब एक बार फिर वो मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बिजनेसमैन कहें, मीडिएटर कहें, प्रेसिडेंट कहें, ट्रम्प को क्या कहे? बिल्कुल, देखिए जब ट्रम्प आए थे ना, जब सत्ता में आए थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, जब चुनाव था, तो 20 जनवरी को जब वो शपथ लेते हैं तो उनका चुनाव प्लान में ये था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी युद्ध चल रहा है, खास करके रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास वाली, इसको 100 दिन के अंदर में वो टारगेट लाए थे कि 100 दिन के अंदर में ये युद्ध को खत्म करा देंगे। लेकिन आप 20 जनवरी से अगर अब तक का जोड़ ले तो 100 दिन बीते, बहुत दिन हो गए, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ट्रम्प जो है हड़बड़ाए हुए हैं, मतलब घबराए हुए हैं कि जो मेरा प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो अब क्या है कि श्रेय तो वो हर चीज़ में लेना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे आप टैरिफ वॉर देख लीजिए, चाहे फिर वो ट्रेड हो या फिर व्यापार हो या अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या फिर हथियार की बात हो, तो वो हर जगह पर ट्रम्प जो है वो अपना श्रेय लेना चाहते हैं। अभी आप देखे हैं पाकिस्तान और कतर से भी जो डील हुई है, उसमें भी तुर्की से जो डील हुई है, सॉरी पाकिस्तान और तुर्की से, उसमें तुर्की से डील होने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से कि अगर आपका संबंध हमसे सही रहता है तो हम F-35 जो जेट विमान का जो पूरी तरीके से प्लान चल रहा है उसमें तुर्की को भी शामिल करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो पूरी तरीके से, और आपको भी पता है इसमें कतर वाली मामले में भी किस तरीके से ट्रम्प अरब देशों की 50 करीब 50 देश जो है कतर पर हमले के बाद 50 देश की बैठक होती है दोहा में,
और ट्रंप इससे भी घबरा जाते हैं कि मुस्लिम देश कैसे इकट्ठे होकर के इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कतर जो है वो मिडिल ईस्ट का अमेरिका के लिए हार्ट है, यानी कि दिल है वो, तो वो कभी भी वो दुखाना नहीं चाहेगा, क्योंकि पूरी मिडिल ईस्ट को अगर मॉनिटरिंग करना होता है अमेरिका का, तो वो पूरी मिडिल ईस्ट से कतर से ही मॉनिटरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये घबरा गए थे, फिर 8 देशों की वो बैठक बुलाते हैं, 8 देशों की, मुस्लिम देशों की बैठक बुलाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल रहता है, और उसमें बुला करके यही कहा जाता है कि जो भी हमला हुआ था उस पर बातचीत किया जाएगा। हालांकि 19 सितंबर 2025 के अगर घटनाक्रम देखा जाए तो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप दोनों साथ में बैठते हैं और बाकायदा कतर के जो प्रधानमंत्री है उनसे बात कराते हैं, और सार्वजनिक तौर पर नेतन्याहू को इस पर माफी अच्छा, मांगनी ट्रम्प पड़ी के थी। अभी के बिहेवियर को देखकर एक कहावत याद आ गई, तू मान या ना मान, मैं तेरा हनुमान। यानी जबरदस्ती वो एक संकट मोचक की छवि बनाना चाह रहे हैं कि मैं संकट मोचक हूँ, मैं ही कर पाऊंगा और मैं ही हर चीज करने के काबिल भी हूँ। चाहे ब्रिक्स देश हो या फिर G20 देश हो, सबने विरोध किया है ट्रम्प के इस टैरिफ का, और सबको इस बात से गुस्सा था, सब एकजुट भी हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया की एकजुटता से सबसे ज्यादा ट्रम्प को मिर्ची लगी थी। इसके अलावा चाइना, अमेरिका के अलावा और भी कई ऐसे देश थे जो एक साथ नजर आए थे कई समिट्स में। फिर ट्रम्प को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो पीछे हो रहे हैं और अमेरिका का नाम कहीं नहीं आ रहा है, तो वो युद्ध के जरिए अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं अब। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनको चाहिए था नोबेल पुरस्कार, और बहुत सारे देश जो है वो नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रम्प का नाम भी आगे करती है, जिसमें पाकिस्तान सबसे आगे खड़ा हुआ था। लेकिन अब वो क्या है कि इस नोबेल पुरस्कार वाली जो बात थी उस पर ट्रम्प बोलते भी हैं कि हमने 7 देशों का युद्ध रुकवाया, जिसमें भारत पाकिस्तान का भी वो जिक्र करते हैं, और कई बार जिक्र कर चुके हैं, लगभग 35 से अधिक बार वो ये बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो अमेरिका यानी ट्रम्प ने रुकवाया है। और मुझे याद आ रहा है सबसे ज्यादा तो ट्रम्प के तोते तब उड़ गए थे जब रशिया और चाइना और इंडिया तीनों एक साथ थे, जब प्रधानमंत्री रशिया चीन के दौरे पर गए थे, चीन के दौरे पे गए थे, उस वक्त सबसे ज्यादा मिर्ची ट्रम्प को लगी थी, और उसके बाद वो अपनी मौजूदगी अब युद्धों के जरिए ज्यादा दर्ज कराने लगे। बिल्कुल, क्योंकि एससीओ की जब बैठक हुई थी तो उसमें क्या था कि रूस, भारत, चीन और साथ में था उत्तर कोरिया यानी कि किम जोंग उन। तो ये हालांकि प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद वापसी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि ये जो 3 देश थे, रूस यानी पुतिन और शी जिनपिंग चीन, और उत्तर कोरिया से किम जोंग उन, ये तीनों की फोटो एक शेयर करके बाकायदा इस पर आपत्ति जताते हैं। सारे मीडिया हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, चाहे वो डिजिटल पे आर्टिकल्स, हर जगह पहला हेडलाइन और पहला पेज जो था वो इन तीनों की तिकड़ी पर ही था, तीनों देशों की तिकड़ी दोस्ती पर ही था, और इसको देखकर ट्रम्प कहीं ना कहीं सकपका गए थे। हालांकि अब आनंद जिक्र उसका भी कर लेते हैं, उन 20 शर्तों का जिसको ट्रम्प ने पेश किया और जिसको हमास ने मान लिया तुरंत, उसके बारे में भी बताइए। इसमें देखिए अगर 20 पॉइंट की अगर हम बात किया जाए तो इसमें 2-3 जो बहुत मेन मुद्दे थे। पहला तो ये था कि बंधकों की रिहाई, इस पर हमास राजी हो चुका है। दूसरा ये था कि हमास का विघटन, यानी कि हमास पूरी तरीके से गाजा छोड़ करके, फिलिस्तीन छोड़ करके चला जाए, यानी उसमें कोई भूमिका ना हो। दूसरा ये कि हथियार समर्पण, जो कि अभी भी हमास इस पर राजी नहीं है। तीसरे की बात किया जाए तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या ट्रम्प की अध्यक्षता वाली जो पीस बोर्ड है वही गाजा की निगरानी करेगा या फिर नहीं करेगा। पांचवी अगर बात की जाए तो उसमें ये शामिल था कि जो भी फिलिस्तीनी है वो अगर हमास को समर्थन करते हैं तो अब से वो हमास का समर्थन करना बंद कर दे, एक नॉर्मल फिलिस्तीनी के तौर पर जीवन जिए, तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर उनको पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई उनको किया जाएगा। तो ये जो 5 मतलब कि अहम जो पॉइंट्स थे इस पर फोकस करना जरूरी था। बाकी जो 15 पॉइंट्स है इसमें यही शामिल है कि हमास को कैसे सत्ता से बाहर निकाला जाए। मैंने आपको बताया भी कि 2006 में जब चुनाव हुए थे उसमें पूरी तरीके से बहुमत में आ गया था हमास। तो कहीं ना कहीं, और अगर इसमें एक बात और हम जोड़ दें कि ये अगर हमास की सहमति है तो कहीं ना कहीं ईरान का बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी है, ऐसा माना जाता है कि पूरी समर्थन है हमास का
ईरान को हमास का पूरा समर्थन है, तो कहीं ना कहीं इसमें ईरान के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिल्कुल। चलिए अब ये देखना होगा कि आखिर हमास अब आगे और क्या कुछ कहता है, और जो शर्तें हैं 20 शर्तें 20 की 20 तो मानना, जैसे कि आनंद आप भी बता रहे हैं, मानना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें मोटा मोटी बिंदु जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमास ने मान ली है। और अब हमास तो अमेरिका को धन्यवाद भी कह रहा है। अब आगे बाकी देशों से क्या प्रतिक्रिया आती है और बाकी देशों का क्या स्टैंड रहता है इस पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही। धन्यवाद।